नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये सहायक अध्यापक ड्राइंग सब्जेक्ट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेषकर ये जो श्रृंखला है अत्यंत महत्वपूर्ण या कहें रामबाण ये रहने वाली है, क्योंकि इस श्रृंखला से आपके क्वेश्चन निश्चित रूप में बनेंगे ही बनेंगे, इतना लिख के ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके भारतीय लोक कला पर हम चर्चा करेंगे, या कहें लोक कला किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शब्द के अर्थ की विवेचना क्या होती है, हमें ये समझना अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि ये जो श्रृंखला है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। लोक कला की हम बारे में बात करें। लोक कला क्या होती है, पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन दौड़ता है कि भैया लोक कला होती क्या है। ठीक है, हमें ये समझना अनिवार्य होता है। लोक चित्रकला लोगों की सामान्य संस्कृति के क्या होते हैं, एक विशेष समूह का, एक दृश्य का कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। मैं बात कर रहा हूँ कि भैया लोक कला, लोक कला की अगर हम जब बात करते हैं, लोक कला के अंतर्गत क्या बनते हैं, तो चित्र बनते हैं। ठीक है, चित्र बनते हैं। तो लोगों की सामान्य संस्कृति, जो लोगों की जो संस्कृति होती है उसको एक विशेष समूह के रूप में, या कहें एक समूह द्वारा उसको क्या करता है, उसका प्रतिनिधित्व क्या करती है, लोक आर्ट वो प्रतिनिधित्व करती है। इतना आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें उसकी संस्कृति, उसकी जो उप संस्कृति होती है, और साथ ही वो जो समूह होता है उस समूह की अद्वितीय जो, अगर मैं बात करूं रीति रिवाज, वो तमाम चीजें इसके अंदर क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। याद रखिएगा, अगर हम बेसिकली अगर आप देखते हैं तो किसी भी राज्य की वो लोक कला जो उस राज्य की संस्कृति विधाओं को, या कहें उसकी तीज त्योहारों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है, उस राज्य की एक जो पहचान होती है, उसकी वो संस्कृति होती है, उसकी लोक कला पर वो आधारित होती है, तो इसी के हम कहते हैं लोक कला। लोक कला सामान्य जो शब्द होता है वो लोगों की सामान्य संस्कृति के एक समूह का क्या करती है, दृश्यों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा। इसी कड़ी में मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके आऊँ, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे। वो है आपकी मधुबनी पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, मधुबनी आर्ट जिसे हम कहते हैं। तो मधुबनी आर्ट होती क्या है, ये किस राज्य से, क्वेश्चन बनता है कि भैया मधुबनी जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप सभी को ये पता होगा कि जो मधुबनी चित्रकला है वो आपकी क्या है, बिहार राज्य से क्या है, इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, और साथ ही जो बिहार का एक राज्य है, ठीक है, राज्य के अंतर्गत पहला एक राज्य हुआ करता था, वो जो क्षेत्र होता है वो क्या है, आपका मिथिला का वो क्षेत्र है। बिहार राज्य के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र है जो मिथिला का जो क्षेत्र है, वहां पर क्या होती है, ये मधुबनी आर्ट क्या है, वहां की पारंपरिक तौर पर है, वहां पर ये प्रचलित एक प्रकार की क्या है, शैली है। याद रखिएगा। ठीक है, अब जब बात करता हूं कि जो ये शैली है, जो मधुबनी पेंटिंग्स की बात है, मधुबनी लोक कला की जब हम बात करते हैं, तो इसकी थीम किस पर आधारित होती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी जो थीम होती है बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये हिंदू देवी देवताएं होती है ना, उनके पौराणिक कथाओं पर क्या होती हैं, ये बेसिकली बेस्ड होती है। याद रखना, हमारी जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं, मान लीजिए श्री कृष्ण की मान लीजिए, या फिर रामचंद्र जी की बात बता लें, या उनके वनवास जाने का या दृश्य का क्या करता है, कहीं ना कहीं उन कथाओं का जो पौराणिक प्रसंग है, उन प्रसंगों का कहीं ना कहीं इसमें चित्रांकन, दृश्यांकन इसमें दर्शाया जाता है। साथ ही जो थीम मैं कह रहा हूं, ये थीम आपके हिंदू देवी देवता तो है ही, साथ ही आपके पौराणिक कथाएं, जितने भी हमारे पौराणिक कथाएं, उनको उनके साथ साथ अगर आपको बताऊं, इसमें बेसिकली आप देखोगे शाही दरबार का, इसमें शाही दरबार का कहीं ना कहीं चित्रांकन किया गया है। याद रखें सॉरी, शाही दरबार और जो शादियों में जैसे एक सामाजिक कार्यक्रम के दृश्यों को कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये जो मधुबनी आर्ट है कहीं ना कहीं घूमती है। किसके अंदर घूमती है, थीम क्या होती है, हिंदू देवी देवता है, जो पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही मैं रखूं आपके सामने बात, जो राजसी परिवार होते हैं और उनकी जो शादियां होती हैं, अगर मैं कहूँ शादियों जैसे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनके इर्द गिर्द क्या होती है, ये मधुबनी आर्ट कहीं ना कहीं घूमती रहती है। अगर हम सामान्य तौर पर अगर मैं इसके बारे में आपको और जानकारी दूं, तो जब हम इस पेंटिंग को बनाते हैं ना, तो इस पेंटिंग को जब हम बनाते हैं तो ऐसा कोई भी इस पेंटिंग में कोई ऐसा भाग नहीं बचता है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचता है जहां पर चित्रांकन ना किया गया। इसका प्रत्येक भाग में किया गया था, चित्रांकन किया जाता, कोई भी ऐसा पृष्ठ ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जाता है, रिक्त इसमें छोड़ा ही नहीं जाता। अगर कहीं पर जो रिक्त स्थान जगह छूट भी जाता है तो वहां पर क्या किया जाता है, फूल
पत्तियां, अगर मैं कहूँ जो जानवर होते हैं उनको बनाया जाता है, पशु पक्षियों को बनाया जाता है। यहाँ तक कि इसमें क्या किया जाता है, जो ज्यामिति डिजाइन होती है, ज्योमेट्रिक आर्ट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो उससे संबंधित इसमें क्या बनाया जाए, चित्र बनाया जाए ज्योमेट्रिक आर्ट से रिलेटेड। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं, आपने मिताली ठाकुर को सुना होगा, जिन्होंने अगर मैं कहूँ उत्तराखंड के सगुन आखर गायक हैं, बहुत ढेर सारे उत्तराखंड के गाने गाते हैं। तो अगर इनकी अगर वीडियोज आपने कभी देखे होगी इंटरनेट में, तो वो जब ये गाना गाते हैं तो उनके पीछे का जो दृश्यांकन होता है, जिस स्थान पर गाना गाती है, तो उनके बेसिकली अगर देखते हो तो वो मधुबनी पेंटिंग ही उनके जो गानों में जो उनके बैकग्राउंड होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो मैथिली ठाकुर है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो मधुबनी आर्ट है, कहीं ना कहीं उसका क्या करती है, व्यापक तौर पे वो प्रचार प्रसार करती है। क्योंकि ये मिथिला क्षेत्र से, बिहार से ही वो आती है, तो इसलिए इस पेंटिंगों का क्या करती है, साराधिक रूप में कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार करती है। ये तो एक सामान्य वैसी जानकारी दे दी मैंने। जब मैं कहता हूं कि जो ये आर्ट है, जो चित्रकारी परंपरागत रूप से अगर हम कहें, तो जो ताजा प्लस्तर होता है ना, ये इसको बनाने की विधि में बता रहा हूँ। जो ताजा प्लस्तर होता है वो वाली जो मिट्टी के दीवारों पर क्या होती है, और साथ ही जो झोपड़ियां होती है, झोपड़ी के जो फर्श होते हैं, और उन फर्शों पर ये क्या की जाती है, इस मधुबनी आर्ट को किया जाता है। और इसको कैसे किया जाता है, तो कभी क्वेश्चन बनता है कि ये मधुबनी आर्ट को किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको कपड़े से बने चीजों में भी बनाया जाता है। ठीक है, आपकी साड़ियां हो गई हैं, कुर्ते पैजामा हो गए, उनमें भी मधुबनी आर्ट हमें देखने को मिलती है। कैनवास पर भी इसको किया जाता है, कैनवास पर भी इसे बनाया जाता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया वह मिथिला के अंतर्गत वह कौन सी लोक कला है जो विश्व विख्यात आज की तिथि में है, तो आपको बताना चाहिए मधुबनी आर्ट। कुछ समय तक ये बिहार से बाहर नहीं आई थी, कुछ ही समय तक ये बिहार पे ही रही थी। फिर उसको ज्यादा जब शरय मिलने लगा, कहीं ना कहीं विश्व पटल पर ये आने लगी धीरे धीरे। आपको अगर मैं बताऊं, क्योंकि इसमें कोई अगर बेसिकली अगर बात करूं, इस चित्र में कहीं पर भी आपको छाया दृश्यांकन देखने को मिले। अगर कहें तो इसका शैडो जो होता है ना, छाया चित्रांकन, इस चित्र में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और जो ये चित्र होते हैं, ये चित्रों में अगर बात करें तो इसमें द्विआयामी चित्र ये होते हैं। ठीक है, मधुबनी किस प्रकार के चित्रों को बनाती है, तो द्विआयामी चित्र ये बनाती है। इसमें त्रिआयामी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। त्रिआयामी मतलब जिसमें 3 डायमेंशन से जिसे हम देख सकते हैं, उसका प्रभाव हमें इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इन चित्रों की अगर मैं कुछ सामान्य विशेषता आपके सामने रखूं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके जो लाइन, डबल लाइन बनाई जाती है इसमें। ठीक है, डबल लाइन कहीं ना कहीं बनाई जाती है इसमें। जैसे आप पेंटिंग आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, तो ऐसे करके देख पा रहे हैं कि इसमें जो लाइन होती है, लाइन बॉर्डर बनाया जा रहा है, डबल लाइन बनाई जाती है। जो बॉर्डर होते हैं वो बनाए जाते हैं, रंगों का जो बोर्ड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें बेसिकली अगर देखोगे, अलंकृत पुष्प वाला पैटर्न भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, पैटर्न से रही। और अगर मैं कहूँ, अतिरिक्त जो चेहरों की विशेषताएं भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित की जाती हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि भैया इसमें किस प्रकार से रंगों को फिल किया जाता है, किस प्रकार से इसमें रंग को उकेरा जाता है। जो अगर हम देखें बेसिकली इस चित्र में, तो मधुबनी चित्रों में अगर हम बात करें, तो ये इसकी प्राकृतिक रंगों से और साथ ही जो खनिज रंग होते हैं उनका पहले प्रयोग किया जाता है। इनको प्रयोग करने के लिए क्या होता है, जैसे उंगली होती है, हमारी मध्यमा वाली जो उंगली होती है, उसको क्या किया था, उंगली से इसको पेंट को किया करता है, ऐसे करके उनमें ये चित्र बनाए जाते हैं। अगर आप देखोगे आज भी बिहार के अनुमम जो क्षेत्र है, वहाँ की जो बाहर की जो झोपड़ी होती है, उनमें क्या करते हैं लोग, अपने हाथों से ही क्या करते हैं, इस चित्र को कहीं ना कहीं उकेरते हैं। इस पेंटिंग को बनाने की मधुबनी जो आर्ट है उसको कहीं ना कहीं उकेरते हैं। और जो टहनियाँ होती हैं, टहनियों से भी वो ब्रश बनाकर, और जो निब होती हैं, नुकीली निब बनाते हैं, और साथ ही माचिस की जो तिलियां होती है, उन तिलियों से भी क्या किया जाता है, इस आर्ट को किया जाता है। अब देखिए बेसिकली हम देखते हैं जो सर्वाधिक रूप में जो ये प्रचलित है, ये मिथिला क्षेत्र में बेसिकली देखोगे तो महिलाओं की परंपरागत रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा इसको क्या किया जाता है, चमकीले रंगों के मिश्रण से प्रयोग किया जाता है। चमकीले जो मिट्टी होती है, मिट्टी का इसमें प्रयोग किया जाता है। और आकर्षित रूप में अगर जो ये आकर्षण जो पैदा करती है, वो आकर्षण किस चीज में पैदा करती है, आपको मैं बताऊं। इसमें जो आकर्षण जो पैदा करती है, वो जितनी भी ज्यामितीय आकृति है ना, जैसे टेक्नोमेट्री वाली जो आर्ट होती है, ज्योमेट्री आर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं वो सारे रूप में क्या करती है, कहीं ना कहीं आकर्षण का भाव पैदा करती है। और ये कब इसका, अगर मैं कहूँ इसका प्रयोग कब किया जाता है, कब ये बनाए जाते हैं, किस तिथि में ये बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ ये क्या होता है। जब भी इस राज्य में अगर मैं बात करूँ, बेसिकली इस क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में, जब भी कोई अवसर होते हैं, जैसे
खुशी के त्योहार बनाए जाते हैं, जैसे त्योहार होते हैं, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मुंडन हो रहा है, होली हो रही है, काली पूजा हो रही है, बहुत ढेर सारे ऐसे तीज त्योहार होते हैं। उन तीज त्योहारों में ये जो पेंटिंग है, जो ये आर्ट है, इस आर्ट को उसमें महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, अपने घरों पर, अपने घरों की दीवारों पर, आंगन में इसको किया जाता है। क्यों न कहीं ये जो चीज है, अगर मैं कहूँ, ये किस चीज का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो ये तमाम चीजें की जाती है, चित्रकला की जो आकृतियां होती है वो प्रतीकात्मक रूप में होती है। इसमें जितने भी मिथिला पेंटिंग के अंदर, अगर कहूँ मधुबनी पेंटिंग के अंदर जो भी आकृतियां इसमें उकेरी जाती हैं, वो हमेशा क्या होती है, प्रतीकात्मक रूप में ये होती है। ठीक है, उस समय पे ये हुआ भी करती थी। और आज अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं इसको कि उदाहरण कैसे है, देखिए इसमें जो होती है, जो मछली सौभाग्य का, इसमें मछली जैसी चीजें बनाई जाती है, तो मछली जो बनाई जाती है इसमें, वो मछली क्या होती है, सौभाग्य, सौभाग्य का कहीं ना कहीं प्रतीत होती है, कहीं ना कहीं वो प्रजनन क्षमता को भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। इसमें जो आकृतियां बेसिकली आप देखोगे, इसमें कहीं ना मछली बनाए जाते हैं, पशु पक्षी बनाए जाते हैं, और ज्योमेट्री आर्ट जो बनाए जाते हैं, तो ये हर चीज इसमें एक विशेष आप देखोगे, इसमें मछलियों का भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान था। तो मछली को जो माना गया है वो सौभाग्य का स्वरूप माना गया है, साथ ही प्रजनन का कहीं ना कहीं प्रजनन क्षमता को वो दर्शाती है। क्या इस के अंदर जो मछली का जो चित्र बनाए जाते हैं, जो प्रतीकात्मक जो चीजें बनी जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाती हैं। अब मैं बताऊं आपको, जो मधुबनी चित्रकला की जो उत्पत्ति, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से मानेगी, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि जब आप फोक आर्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कला कब पैदा हुई, कब इसका समय रहा थी, किसके समय में इसको बनाया जाता था, और इसको कब एक अस्तित्व में मिला। ठीक है, कौन से ऐसे सामाजिक लोग थे जिन्होंने इस आर्ट को अपने वजह से विश्व पटल पर लाने की कोशिश की। तो आपको मैं बता दूं, जो मधुबनी चित्रकला है, इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो रामायण काल के दौरान इसे माना जाता है। रामायण काल के अंतर्गत इसे माना जाता है। जब कहते हैं, जब मिथिला के जो राजा थे, राजा ने अपने राज्य में के लोगों को एक आदेश दिया था कि कहा था कि भैया सीता और राम का ये विवाह हो रहा है, लोग क्या करें, अपने घरों में क्या करें, घरों को सजाए, घरों की दीवारों को हो गया, फर्श को, उनको रंगने का कार्य करें। तो राम और सीता का जब विवाह की खुशी में क्या करा, पूरे नगर को क्या कर दिया गया, रंगों से या कहें ओतप्रोत कर दिया गया। जो घर थे, घर के आंगन थे, फर्श थे, हर जगह आपको चित्र की भरमार देखने को मिली। तो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ऐसे दिव्य शक्ति का, कहें ऐसे परमात्मा का क्या होता है, विवाह संपन्न हो रहा था इस क्षेत्र में, तो इसलिए ये तमाम चीजें की जाती थी। अधिकतर जो महिलाएं, अगर हम कहें, जो महिलाएं होती ना, ये महिलाओं द्वारा ही इसको किया गया था, पीढ़ी दर इसको हस्तांतरण किया जा रहा है। याद रखो, महिला अगर यह ना हो तो ये आर्ट कब के खत्म हो चुकी है। तो महिलाएं क्या करें, अधिकतर जो महिलाएं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, मधुबनी चित्रकला को के जो कौशल को अगर मैं कहूँ, तो धीरे धीरे करके क्या है, आगे बढ़ाते जा रहे। मान लीजिए किसी की बेटी है, बेटी की फिर बेटी होगी, फिर उसको बेटा होगा, फिर पौत्र होगा, ऐसे करके निरंतर वंशधर आज तक ये परंपरा चली हुई आ रही है। याद रखना। आपको एक बता दूं कि भारत में बेसिकली आप देखोगे तो मधुबनी आर्ट को कब अस्तित्व में ये आई, तो आपको बता दूं 1970 वो समय था जब इस कला को कहीं ना कहीं पहचान मिली। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध महिला थी, जिस महिला ने इसको एक पहचान दिलाई। वो महिला का नाम क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम जगदम्बा देवी उसका ये नाम था। वो राष्ट्रपति द्वारा जगदम्बा देवी को क्या किया था इस आर्ट के लिए कहीं ना कहीं सम्मानित किया। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, इससे इस आर्ट से जुड़े हुए जितने भी अन्य जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे, उन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं किया गया था, सम्मानित किया गया था। उबाऊ देवी हो गया, भारती देवी हैं, और साथ ही गंगा देवी हो गया, महासुंदरी देवी हो गया, सीता देवी हो गया। तो बहुत ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने जो मधुबनी आर्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आर्ट है आज विश्व भर में कहीं ना कहीं अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए, अपने ज्यामितीय आकृतियों के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती है। याद रखें। और आपको बता दूं, ये जो आर्ट है ना, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही ये सीमित रह गई है। आपको बता दूं, देखिए इस आर्ट को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं विशिष्ट स्थान तक ही ये सीमित रह गई। मिथिला के ही क्षेत्र में क्या है, बिहार में ये कहीं ना कहीं एक सीमित रह गई। इसके लिए अगर बताऊं, सरकार ने क्या कहते हैं, इसे जो भौगोलिक संकेत के रूप में क्या कहते हैं, GI का इसका दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वो लोक कला है जिसे GI
का दर्जा दिया गया है, तो भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक संकेत के रूप में अगर हम बात करें तो वो कोई और आर्ट नहीं, वो आपकी मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी लोक कला वो है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक संक्षिप्त में मैंने आपके सामने मधुबनी पेंटिंग को रखा। आई होप आपको मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। इसी प्रकार से जितने भी फोक आर्ट से रिलेटेड जो लोक कलाएं हैं उनकी मैं प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो की सीरीज लेते हुए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।